हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी के आगे समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। समुद्रगुप्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है समुद्रगुप्त। काल्पनिक चित्र है, वीणा बजाते हुए इसको दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, वीणा बजाते हुए, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त एवं दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीता था, यानी 12 शासकों को हराया था। तो आर्यावर्त कहने का मतलब उत्तर भारत के 12 राज्य, और दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत के 12 राज्य। तो उत्तर के 12 शासकों को और दक्षिण के 12 शासकों को इसने पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ, इन्होंने समुद्र को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा, ये बात याद रखना, कई बार पूछा गया है। विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी के स्रोत। दिग्विजय का मतलब एक ऐसी विजय जिसमें प्रत्यक्ष रूप से शासन ना किया जाए, ठीक है। तो अब इसकी जानकारी के स्रोत, यानी इन्होंने जो भी युद्ध किए उसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हर्षेड द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। हर्षेड ये जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हर्षेड। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेड प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। 7वें श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि उसने विभिन्न विजय की थी। तथा चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख करता है। तो ये जो स्तंभ है, ऐसे स्तंभ बना हुआ है स्तंभ लेख, और इसमें कई सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इसका जो 7वां श्लोक है, कई सारे श्लोक हैं, 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की विजय के बारे में वर्णन किया है हर्षेड ने, और चौथे श्लोक में इस बात का वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया था, नियुक्त किया था, ठीक। समुद्रगुप्त ने गुप्त शक्ति के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विजय की आक्रमण नीति को अपनाया। अब देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता एवं संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया गया, यानी इसने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था, ऐसा कहा जाता है। इसको धरणीबंध कहा गया है। तो ये चीज़ याद रखना, धरणबंध किसको कहा गया है? धरणबंध कहा गया है समुद्रगुप्त को, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला इसको बताया गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हर्षेड ने लिखा। हर्षेड किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, ठीक है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ का निर्माण वास्तव में किसने करवाया था? अशोक ने, जो मौर्यकालीन शासक था। बाद में उस पर रचनाएं किसने लिखी? हर्षेड ने, यानी उस पर लाइनें खुदवाई, उत्कीर्ण करवाई। अब ये जो है, ये कौशाम्बी यानी इलाहाबाद के आसपास स्थित था। मतलब कौशाम्बी जो है थोड़ा सा इलाहाबाद से आप कह सकते हैं दूर था। फिर बाद में अकबर इसको इलाहाबाद के किले में लाता है, यानी इलाहाबाद में लाता है, और इसी स्तंभ पर जहांगीर, बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। तो अगर कोई पूछे कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, स्तंभ लेख है, इस पर किन किन राजाओं का उल्लेख मिलता है प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक, तो बहुत सारे राजा हैं। जैसे सबसे पहले अशोक का वर्णन मिलता है, फिर समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है, अकबर, बीरबल, जहांगीर, इन सभी का वर्णन मिलता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में
सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष जो नाम है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। ठीक है, भारतवर्ष। तो ये हो गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यानी समुद्रगुप्त के विजय के बारे में पहली जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और इसमें इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब एक और अभिलेख है एरण स्तंभ लेख। एरण स्तंभ लेख ये मध्य प्रदेश में है। फिर है गया ताम्रफलक बिहार में, और नालंदा ताम्रफलक। तो ये सारी चीज़ें जो स्तंभ लेख हैं या जो ताम्रफलक यानी तांबे के अभिलेख हैं, इनसे भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के सागर जिला में इस एरण से प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी बताया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिला में एरण अभिलेख मिला है और उसमें ये बताया गया कि समुद्रगुप्त जो है वो पृथु, ये एक राजा हुआ करते थे, राघव ये भी राजा थे प्राचीन काल में, इन सबसे बढ़कर दानी था, यानी इन सबसे बड़ा दानी था समुद्रगुप्त। इसी अभिलेख में इसकी पत्नी का नाम दत्ता देवी मिलता है। याद रखिएगा, ये जो अभिलेख मिले हैं एरण स्तंभ लेख, इसमें ही समुद्रगुप्त की जो रानी थी दत्ता देवी, यानी पत्नी का नाम दत्ता देवी मिलता है। अब समुद्रगुप्त की मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसने कौन कौन सी मुद्राएं चलाई? तो इसकी कुल 6 मुद्राएं प्राप्त होती हैं हमें, जो इसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती है। यानी अलग अलग प्रकार की इसने मुद्राएं निकाली, उन मुद्राओं पे अलग अलग चित्र बने हुए थे। जैसे सबसे पहला जो इसका है ये है गरुड़ प्रकार, यानी इस पर गरुड़ के चित्र बने थे। ठीक है, गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य प्रदान करती हैं। गरुड़ जो होता है वो नाग का विरोधी होता है। ठीक है, तो इसके जो गरुड़ प्रकार के सिक्के मिले हैं ये इस बात का संकेत देते हैं कि इसने नागवंश पर आक्रमण करके उनके राजाओं को हराया था और उनके राज पर अधिकार कर लिया था। इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है। मुद्रा के पृष्ठ भाग पर यानी पीछे वाले भाग पर सिंहासनासीन देवी के साथ साथ पराक्रमः लिखा है। पराक्रमः का मतलब होता है वीर, यानी कि कई युद्धों को जीतने वाला। तो गरुड़ प्रकार के सिक्के के पिछले वाले भाग पे क्या लिखा है? पराक्रमः लिखा है, और एक सिंहासनासीन देवी यानी कि सिंह पर सवार एक देवी का चित्र बना हुआ है, और गरुड़ का चित्र भी आगे बना हुआ है। तो ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार इसने जो सिक्का चलाया वो है धनुर्धारी प्रकार। इस पर भी सिंहवाहिनी देवी का चित्र बना हुआ है, और इस पर जो है समुद्रगुप्त की एक उपाधि लिखी हुई है जिसको अप्रतिरथ बोलते हैं, यानी अप्रतिरथ इस सिक्के पर लिखा हुआ है। और मुद्रा के मुख्य भाग पर राजा धनुष बाण लिए हुए खड़ा हुआ है। धनुर्धारी प्रकार में क्या है कि एक भाग पर तो देवी का चित्र बना हुआ है सिंहवाहिनी देवी के साथ, और समुद्रगुप्त की उपाधि का वर्णन है अप्रतिरथ, और सिंहवाहिनी देवी का चित्र बना है एक तरफ, और दूसरी तरफ एक राजा का चित्र बना है जो धनुष और बाण लिए हुए है। फिर तीसरा प्रकार है परशु प्रकार। परशु प्रकार में क्या है? इसमें राजा परशु धारण किए हुए। परशु एक प्रकार का आप कह सकते हैं शस्त्र होता है, अस्त्र होता है, तलवार जैसा होता है, जो फरसा जिसको बोलते हैं उसी को परशु बोलते हैं, कुल्हाड़ी जैसा होता है। तो इसमें परशु प्रकार में राजा को यानी समुद्रगुप्त को एक परशु धारण किए हुए दिखाया गया है, और इसकी उपाधि कृतांत परशु अंकित है। कृतांत परशु ये उपाधि समुद्रगुप्त की है, और ये कहाँ लिखा हुआ है? परशु प्रकार के सिक्के पर। फिर अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी इसने चलवाए, चौथा प्रकार है। इस प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का प्रमाण है। इनकी मुद्रा पर यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र
मुद्रालेख राजाधिराज पृथ्वी को जीत कर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है, इस सब का उल्लेख है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ये अश्वमेध प्रकार का सिक्का है, यानी इस पर कहीं ना कहीं, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो इस सिक्के पे कहीं ना कहीं घोड़ा बना हुआ है सिक्के पर। ये देखिए लिखा हुआ है, इनकी मुद्रा पर यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र है, यानी एक बंधे हुए घोड़े का चित्र है। और इस पर क्या लिखा हुआ है? इस मुद्रा पर क्या लिखा है? इस मुद्रा पर लिखा है राजाधिराज पृथ्वी को जीत कर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है। ये चीज़ इस पर, ये लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक, तो ये चौथा प्रकार हो गया सिक्कों का। फिर पांचवा प्रकार है व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के। इसमें समुद्रगुप्त को व्याघ्र का आखेट यानी शिकार करते हुए दिखाया गया है और पीछे भाग पर गंगा घाटी की विजय के रूप में मकर वाहिनी गंगा तथा राजा समुद्रगुप्त वर्णन है, यानी इन चीज़ों का नाम लिखा हुआ है। जैसे मकर वाहिनी गंगा है, राजा समुद्रगुप्त है, ये सारी चीज़ें उत्कीर्ण की गई हैं, खुदी गई हैं या लिखी गई हैं। फिर है वीणा वादन प्रकार, ये छठा प्रकार है। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, जो मैंने आपको चित्र दिखाया था शुरुआत में। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के सिक्के हैं या मुद्राएं हैं जो समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रहनन प्रकार, वीणा वादन प्रकार, ये सब याद रखना है आपको। अब हम लोग इसके सैन्य अभियानों के बारे में देखते हैं। इसने किन किन राज्यों को जीता? तो मैंने शुरू में बताया था, उत्तर भारत के 12 और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। समुद्रगुप्त एक महान सेनापति एवं कुशल योद्धा था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई। अपने विजय अभियानों के द्वारा उसने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अब देखिए आर्यावर्त, आर्यावर्त का मतलब आप समझिए सीधे सीधे उत्तरी भारत। तो आर्यावर्त का प्रथम एवं द्वितीय अभियान, दक्षिणापथ की विजय, आठविक राज्यों की विजय, ये सब इसके प्रमुख सैन्य अभियान थे। देखिए आर्यावर्त पर 2 बार आक्रमण करता है। एक बार जब आक्रमण करता है तो 3 राज्यों को जीतता है, उत्तर भारत के 3 राज्यों को जीतता है। फिर दक्षिण भारत में चला जाता है और वहाँ 12 राज्यों को जीतता है। फिर उत्तर भारत में आता है और 9 राज्यों को जीतता है। यानी उत्तर भारत में पहले 3 राज्यों को जीता, फिर दक्षिण भारत में चला गया, वहाँ 12 राज्यों को जीता, फिर उत्तर भारत में आकर के 9 बचे हुए राज्यों को जीतता है और बीच में 8विक राज्यों को भी जीता है। 8विक राज्य मतलब जो जंगली राज्य थे, विंध्याचल के आसपास जंगलों में कुछ राज्य स्थित थे, उनको भी ये जीतता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम उत्तरी भारत की बात करते हैं। तो अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में 3 शक्तियों को पराजित किया। इस अभियान के दौरान इसने किनको पराजित किया? राजाओं के नाम दिए हुए हैं, अच्युत, नागसेन और कोदकुलज, ये शासक थे। बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती, बस राजाओं का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अच्युत, नागसेन और कोदकुलज को पराजित किया सर्वप्रथम इसने। 3 राजाओं को पराजित किया उत्तर भारत के। फिर ये चला गया दक्षिण भारत में और वहाँ 12 राज्य थे, उनको पराजित किया। अब यहाँ 12 राज्यों के नाम हैं, जैसे कौशल, महाकांतार, कोरल, पिष्टपुर, कोटूर, एरंडपल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और फिर कुस्थलपुर, ये सब 12 राज्य थे दक्षिण भारत के जिसको समुद्रगुप्त ने जीता था। अब मैंने बताया जब ये दक्षिण भारत में जीता था इन 12 राज्यों को, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन इसने नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि इन पर अधिकार कर लिया और यहाँ शासन करने लगा। इन राज्यों पर इन्होंने, यानी समुद्रगुप्त ने एक अलग प्रकार की नीति बनाई थी। ठीक है, तो उस नीति को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के विजय के लिए 3 नीति बनाई। सबसे पहले ग्रहण, यानी शत्रु पर आक्रमण करके अधिकार कर लो। फिर मोक्ष, यानी शत्रु को मुक्त कर दो। फिर तृतीय अनुग्रह, यानी शत्रु को
उसका राज लौटा दो, यानी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाई थी। ठीक है, तो दक्षिण भारत के संदर्भ में समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण का मतलब पहले अधिकार करो हमला करके, फिर मोक्ष मतलब मुक्त कर दो, यानी कि राजाओं को मुक्त कर दो, और अनुग्रह का मतलब उनके राज्य को वापस कर दो, यानी टैक्स लेकर के, उपहार लेकर के उनको उनका राज्य वापस कर दो। ठीक है, दक्षिणापथ के अभियान से निवृत्त होने के पश्चात, यानी उससे छुटकारा पाने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा, जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। यानी प्रथम में 3 राजाओं को हराया था, और जब दूसरा युद्ध लड़ा तो इसमें समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों को जीता। अब इसमें राजाओं के नाम दिए हुए हैं: रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। ये राजाओं के नाम दिए हुए हैं। अब जैसे इसमें नागसेन हो गए, अच्युत हो गए, इनको फिर से हराया गया। समुद्रगुप्त ने 8वीं राज्यों को अपना सेवक बनाया। फ्लीट के एक इतिहासकार हैं फ्लीट, इनके मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। यानी ये जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर वाला इलाका है, इस पे जंगल हैं, वन प्रदेश है, और यहीं पे ये 8वीं राज्य थे। कई छोटे छोटे राज्य थे, इन सभी को समुद्रगुप्त ने जीत लिया। सीमावर्ती राज्य भी समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे। अब सीमावर्ती राज्य यानी जो समुद्रगुप्त का साम्राज्य था, उसके जो सीमा पे यानी बाउंड्री पे जो सटे हुए राज्य थे, जैसे समतट, डवाक, कामरूप, करतरपुर, नेपाल, ये जो राज्य थे ये भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे और समुद्रगुप्त को टैक्स देते थे। समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए, जिसमें जैसे शक हो गए, सिंघल हो गए, यानी सिंघल मतलब आप कह सकते हैं श्रीलंका, मुरुंड हो गया, देवपुत्र शाहिशानुशाही, तो ये भी एक राज्य था। इन सब से समुद्रगुप्त ने संबंध स्थापित किए थे। तो आपने विजय देख लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो नीतियाँ हैं उसकी बात करते हैं कि इसने अलग अलग राज्यों को जीतने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई। तो सबसे पहले इसकी नीति आती है राज्य प्रबोधन की नीति। राज्य प्रबोधन की नीति, इसके अंतर्गत मगध के आसपास के राज्यों को पराजित करके उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। सीधी सी बात है, डायरेक्टली उनको अपने राज्य में समाहित कर लिया, यानी उन राज्यों को जीत करके जो मगध के आसपास थे उनको जीत करके अपने राज्य में शामिल कर लिया, मिला लिया, उन पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। तो ये हो गया राज्य प्रबोधन की नीति। फिर दूसरी नीति थी सर्व करदानाज्यकरण की नीति। अब इसको पढ़िएगा आप लोग। ये ऑफिशियल नीति रिसॉर्ट्स के लिए, एक मिनट, ये थोड़ी चीज़ें गलत है मेरे ख्याल से, इस लाइन को आप काट दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, जिसने भी इसको टाइप किया है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। ये जो है इसमें लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, और मैं इसको समझा देता हूँ इसमें वास्तव में है क्या। सर्व करदानाज्यकरण की नीति जो थी, इसमें क्या किया कि आसपास के राज्यों को जीत कर उनसे कर वगैरह वसूला। जैसे मैंने बताया ना कि कुछ पड़ोसी राज्य थे, जैसे सीमावर्ती राज्य थे, जैसे नेपाल हो गया, सिंघल हो गया, या जो पड़ोसी राज्य थे सीमा पर स्थित थे, उनसे जो है इसने उनको अपने अधीन किया था और उनसे इसने कर वसूला था। तो वही नीति है सर्व करदानाज्यकरण की नीति। ठीक है, और ये जो ऑफिशियल नीति रिपोर्ट है ये काट दो, ये गलत लिख गया है। फिर एक है परिचर्चित नीति। ये 8वीं यानी जो जनजातीय राज्य थे जंगलों में, उनको सेवक बनाने की नीति थी, इसी को परिचर्चित नीति कहते हैं।
तो पहला हो गया जिन पे सीधे अधिकार कर लिया। दूसरा नीति ऐसे राज्य कुछ थे जिन पे सिर्फ कर लिया, उनको अपने अधीन रखा, कर वगैरह लेके उनको छोड़ दिया। तीसरा जो है वो आठवीं राज्यों के बारे में है, जिनको अपना सेवक बना लिया, गुलाम बना लिया, एक प्रकार से अपनी सेवा में शामिल कर लिया। और चौथा है ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति। ये दक्षिण भारत के राजाओं के संबंध में है, यानी कि उनको पहले जीतना, फिर उनको मुक्त करना और उनका राज्य उनको वापस कर देना। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ठीक है। फिर एक और नीति है कन्नोपयन। ये विदेशियों को पराजित करके उनके साथ वैवाहिक संबंध नीति। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। ये 5 प्रकार की नीतियाँ थीं, क्योंकि उसने 5 प्रकार के राज्यों को अपने अधीन किया था। एक तो उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत, तीसरा आठवीं राज्य, और चौथा जो सीमावर्ती राज्य थे, और 5वां विदेशी। तो 5 राज्यों को जीतने के क्रम में इसने उन सभी से अलग अलग नीतियों से संबंध बनाए, और ये 5 नीति आपको याद रखनी है, ठीक। अश्वमेध यज्ञ। अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये बात याद रखना। शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग, इसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक, यानी कि पश्चिम में मालवा तक फैला हुआ था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात, इनको छोड़कर संपूर्ण भारत पर इसका अधिकार था, ठीक। तो कश्मीर को छोड़ दें, ये समुद्रगुप्त के राज्य में नहीं था। पश्चिमी पंजाब नहीं था। पश्चिमी पंजाब यानी जो आज पाकिस्तान के पास है, उसी को पश्चिमी पंजाब बोलते हैं। पश्चिमी राजपूताना यानी पश्चिमी राजस्थान, सिंध और गुजरात, इनको छोड़ दें इतने चीज़ों को, तो बाकी संपूर्ण भारत पर समुद्रगुप्त का अधिकार था। समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं देखें तो समुद्रगुप्त विजेता तो था ही, साथ साथ कवि भी था, संगीतज्ञ भी था और विद्या का संरक्षक भी था। इसके सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है और इसने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। इसकी कौन कौन सी और उपाधियाँ थी, इसको याद रखना। व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधियाँ धारण की, जो उसके सिक्कों पर मुद्रित हैं। तो ये इसकी उपाधियाँ थीं, व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ और पराक्रमांक। इसने एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण भी दिया था। ठीक है। फिर जो है हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं और बचा हुआ है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कल से पढ़ेंगे, कल वाले वीडियो में, यानी अगले वीडियो में। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण, समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में, यानी गया बिहार में है, यहाँ पे एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति समुद्रगुप्त ने दे दी थी। यानी समुद्रगुप्त से एक अनुमति मांगी थी, किसने? श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने, और अनुमति मांगी थी कि मैं गया में यानी बिहार में एक बौद्ध मठ बनाना चाहता हूँ। तो समुद्रगुप्त ने कहा ठीक है, आप बना सकते हैं। कालांतर में एक विशाल बौद्ध विहार का वहाँ पे निर्माण किया गया। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि भी मिली है। तो ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, 24 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।